मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड द EU वो जो फाइनलिस्ट FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके लिए न्यूज़ है। यानी कि भारत और यूरोपीय यूनियन व्यापार संबंधों की पृष्ठभूमि को जाने तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार वार्ता 2007 में शुरू हो गई थी। ये 2013 में ठप पड़ी थी और 2022 में फिर से वार्ता शुरू हुई। 2025-26 में समझौता अंतिम रूप में पहुंचा है। तो आइए जानते हैं कि यूरोपीय संघ है क्या, इसका परिचय देखते हैं। तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट यानी कि लगभग 45 करोड़ उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, वैश्विक और GDP में 17% इसका योगदान है। FTA क्या होता है? तो दो पक्षों के बीच आयात निर्यात शुल्क कम या समाप्त होना, व्यापार बाधाओं में कमी को ये दर्शाता है। निवेश और सेवाओं को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक सहयोग मजबूत होता है। उसके साथ समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो 90% से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती, सेवाओं और निवेश को शामिल किया गया है। बौद्धिक संपदा जिसमें IPR पर सहमति बनी है और विवाद समाधान तंत्र तय किए गए। भारत को मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या है? तो अगर भारत यूरोपीय यूनियन से जो कि समझौता रखता है या फिर करता है, तो जो हमारा टेक्सटाइल और रेमेडी कपड़ों पर टैक्स में छूट रेडीमेड कपड़ों में टैक्स में छूट मिलेगी। उसी के साथ जो IT और प्रोफेशनल सेवाएं हैं उनको जो हमारा यूरोपीय यूनियन है बाजार में आसान प्रवेश दिलवा सकता है। हमारा MSME सेक्टर है उसको बड़ा बाजार मिलेगा, निर्यात में तेज बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ सकती है। उसी के साथ जो हमारा यूरोपीय यूनियन है उसको मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या है? अगर वो भारत से संबंध रखता है तो यूरोपीय कारों पर भारत में कम आयात शुल्क होगा, जिससे वाइन और जो शराब है उस पर टैक्स में रियायत मिलेगी। उसी के साथ मेडिकल डिवाइसेस और हाईटेक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। भारत में निवेश के अवसर इसको मिल सकते हैं। कृषि और डेयरी परिस्थिति, भारत ने डेयरी सेक्टर को संवेदनशील सूची में रखा है और दूध पनीर जैसे उत्पादों पर पूरी छूट नहीं दी है। किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यूरोप की बड़ी मांगों को भारत ने सीमित किया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निर्यात में अरबों डॉलर की वृद्धि होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है। भारत का वैश्विक वैल्यू चेन में प्रवेश मिलेगा। चुनौतियां और आलोचनाएं क्या है? तो घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा कम दबाव होगा। उसी के साथ जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी सुरक्षा के सवाल उठते हैं। यूरोपीय मानकों का पालन किया जाएगा तो कितनी कठिनाई से किया जाता है, कितने अच्छे तरीके से किया जाता है, ये चुनौती है हमारे सामने। और समझौते का प्रभाव धीरे धीरे दिखेगा, यानी कि किस तरीके का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि एक साथ कुछ भी नहीं दिखता। अब जो हमारी UPSC उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुट अप होंगे? तो जैसे कि हम देखते हैं कि भारत EU मुक्त व्यापार समझौते में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसमें जो है कि आंसर लगाने हैं, तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है इसमें अभी हमने देखा। जैसे कि आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद हम देखेंगे निवेश शामिल नहीं है इसमें। उसके बाद मुख्य परीक्षा का देखें तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का भी है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इसको आप आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं। फिर प्रश्न है भारत EU FTA का भारत कृषि, MSME और रोजगार पर संभावित प्रभाव को मूल्यांकन कीजिए। अब उसके बाद जो अर्ली 8th सेंचुरी तेलुगु इंक्रिप्शन डिस्कवर्ड इन AP यानी कि खोज का स्थान क्या है? आंध्र प्रदेश। शिलालेख एक प्राचीन मंदिर और पत्थर की संरचना पर मिला है। क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वाकाटक व चालुक्य प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका काल निर्धारण, शिलालेख की तिथि 8वीं शताब्दी का आरंभ में लगभग 700 से 750 ईस्वी। इसकी पैलियोग्राफी लिपि अध्ययन के आधार पर काल निर्धारण किया गया है। उसी के साथ प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का ये उससे रिलेटेड है। शिलालेख की सामग्री यानी कि जो डोनेशन या भूमि अनुदान का उल्लेख बताता है। मंदिर या धार्मिक संस्था से जुड़ी जानकारी ये प्राप्त करवाता है। स्थानीय शासक या अधिकारी का नाम इन पे लिखा हुआ है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो तेलुगु भाषा के सबसे शुरुआती लिखित प्रमाणों में से ये एक है, जिसपे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रशासनिक उपयोगों का संकेत मिलता है। संस्कृत के प्रभुत्व से लोक भाषाओं की ओर बदलाव है। और अन्य प्राचीन तेलुगु शिलालेख क्या दर्शाते हैं? तो जो भट्टी प्रोलू क्षेत्र से प्रारंभिक क्षेत्र संकेत मिलते हैं। उसी के साथ रेनाटी
चोल शिलालेख 6वीं शताब्दी में प्राप्त होते हैं और नया शिलालेख इस क्रम को और मजबूत करता है। पुरातात्विक दृष्टि से क्यों मजबूत है, तो हम देखें तो भाषाई इतिहास के पुनर्निर्माण में ये सहायता प्रदान करता है। दक्षिण भारतीय इतिहास की रेखा स्पष्ट करता है। संरक्षण की आवश्यकता हमें मिलती है। कंक्लूजन, 8वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख एक ऐतिहासिक खोज, भाषा, संस्कृति और प्रशासन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी ये सामग्री हो जाती है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में मिले 8वीं शताब्दी के तेलुगु शिलालेख का महत्व मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये हमारा जो प्रारंभिक तेलुगु भाषा के विकास से संबंधित है। जो वो फर्स्ट में क्वेश्चन था उसका आंसर सी नहीं था, तो उसे एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद तेलुगु कन्नड़ लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसमें ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। उसके बाद प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के उभार का सबसे प्रमुख प्रमाण क्या है, तो उसका है स्थानीय भाषा के शिलालेख। उसके बाद तेलुगु साहित्य में भारत का प्रथम अनुवाद किसने किया, तो इसका जो प्रथम अनुवाद है वो नन्या भट्ट ने किया था। उसी के बाद हमारी थर्ड न्यूज होने वाली है, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेस्ट यूजीसी रेगुलेशन लिमिटिंग रिजर्वेशन टू एससी एसटी ओबीसी। जी हाँ, हाल ही में जो हमारा यूजीसी का बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है, तो इसमें क्या है, जनरल वाले आक्रोश में है। तो मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हालिया नियमों को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि आरक्षण को लेकर केवल एससी एसटी ओबीसी तक सीमित किया गया है। और यूजीसी क्या है, तो यूजीसी वैधानिक निकाय है जिसमें उच्च शिक्षा के मानक तय करता है, विश्वविद्यालयों को मान्यता और अनुदान देता है और इसकी स्थापना 1956 यूजीसी अधिनियम के तहत की गई थी। विवादित यूजीसी नियम क्या है, तो शिक्षा नियुक्ति में आरक्षण। जिस प्रकार विभाग विषय को इकाई मानकर आरक्षण दिया जाता है, तो उसका परिणाम कई पदों पर आरक्षित वर्ग को लाभ नहीं मिल पाता है। याचिका में क्या चुनौती दी गई, तो आरक्षण की सीमा और तरीका यानी कि ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है, जिसमें समान अवसरों के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि संवैधानिक प्रावधान से देखें तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो बताता है कि समानता का अधिकार सबको है। अनुच्छेद 15(4) बताता है सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए हमें स्पेशल प्रोविजन कराने होंगे। अनुच्छेद 16(4) कहता है सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिल सकता है। तो एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या है, तो हम देखें तो 15% एससी वालों को मिला हुआ है, 7.5% एसटी वालों को और ओबीसी वालों को 27% आरक्षण प्राप्त है। ये कुल आरक्षण 49.5% हो जाता है। यानी कि इंदिरा साहनी केस से इसकी सीमा लगाई गई थी। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है, जिसमें जब हमारा 103वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये बताया गया था। आरोप है कि यूजीसी नियमों में ईडब्ल्यूएस को स्पष्ट स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि इसके लिए जुडिशरी की एक इंटरप्रिटेशन मिलनी चाहिए। पूर्व के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखें तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, रोस्टर सिस्टम से जुड़े फैसले, विभाग को इकाई मानने पर पहले भी विवाद बना हुआ था। सरकार और यूजीसी का पक्ष है कि नियम प्रशासनिक सुविधा के लिए है, गुणवत्ता और मेरिट बनाए रखने का दावा किया जा रहा है, कानूनी ढांचे के भीतर होने का तर्क ये दर्शाता है। उसी के बाद कंक्लूजन, मामला सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूरगामी प्रभाव डालेगा और यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय सामयिक मुद्दा यानी कि करंट अफेयर का मुद्दा हो जाता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है हमारा 16(4) में। उसी के बाद इंदिरा साहनी मामले से संबंधित सही कथन कौन सा है, तो इसमें है कि आप इसका आंसर जो हमारा कमेंट है उसमें कर सकते हैं। ओबीसी का आरक्षण को संवैधानिक मान्यता, उसी के साथ 50% आरक्षण सीमा तय, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी। तो इसमें हमारा आंसर है 1 और 2, यानी कि जो एस आरक्षण को मंजूरी हमने 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दी ना कि इंदिरा साहनी के अंदर। यूजीसी मुख्य रूप से किन क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित है। अब ट्रम्प सेज ईरान वांट टैक्स as US strike
ग्रुप अराइव्स इन वेस्ट एशिया। हालिया घटनाक्रम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सार्वजनिक रूप से सामने आया है, जिसमें बयान ऐसे समय में जब अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां पश्चिमी एशिया पहुंची और क्षेत्र में पहले से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ट्रंप ने क्या कहा? तो ईरान सीधे या जो परोक्ष रूप से बातचीत का संकेत दे रहा है, अमेरिका का ताकत की स्थिति से बात करेगा, सैन्य दबाव को कूटनीति से जोड़ा। और जो अमेरिकी सैन्य तैनाती देखे तो क्षेत्र जो कि पश्चिम एशिया का है, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, जिसमें नौसैनिक बेड़े, वायुसेना और सैनिकों की तैनाती की गई है। इसका उद्देश्य है सहयोगी देशों को की सुरक्षा और ईरान पर दबाव बनाना। उसी के साथ हम देखें कि ईरान अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, तो 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद संबंध खराब हो गए, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों की लंबी श्रृंखला, परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, जो कि हाल ही में भी बहुत कभी कभी जो कि उमड़ के आ जाता है सामने। फिर क्षेत्रीय देशों की क्या भूमिका है? तो जब सऊदी अरब, इजराइल ईरान के विरोधी है और इराक, सीरिया, लेबनान प्रभाव क्षेत्र है। उसी के साथ रूस और चीन ईरान के रणनीतिक साझेदार हमें वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक प्रभाव क्या है? तो तेल की कीमतों में अस्थिरता, वैश्विक समुद्री व्यापार पर खतरा मंडराएगा, बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन की बातचीत आती है। भारत पर प्रभाव क्या होगा? तो तेल आयात पर असर होगा, पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी आने की संभावनाएं बढ़ेगी, रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। कंक्लूजन, ट्रंप का बयान दबाव आधारित कूटनीति का हिस्सा है। सैन्य तैनाती और बातचीत साथ साथ पश्चिमी एशिया में शांति अभी भी अनिश्चित है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो जो हमारा होर्मुज़ जलसंधि है उसका रणनीतिक महत्व किस कारण से है? तो इसका एक तो है कि ये विश्व के तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद JCPOA का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ईरान से है। उसी के बाद हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी एशिया में ईरान का प्रमुख रणनीतिक साझेदार माना जाता है? तो रूस रणनीतिक साझेदार माना जाता है पश्चिमी एशिया में। उसके बाद पश्चिमी एशिया वैश्विक राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ऊर्जा संसाधन, सामरिक समुद्री मार्ग, धार्मिक राजनीतिक संघर्ष। इसका आंसर है 1, 2, 3 सभी सही है, यानी कि ऊर्जा संसाधन, सामरिक समुद्री मार्ग और धार्मिक राजनीतिक संघर्ष। तो ये हमारी आज की जो पूरी कुछ न्यूज़ थी, ये एक ही क्लास में ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।